हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मैं हूं चंद्रिका प्रसाद। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे दोस्तों यूपी टीजीटी सोशल साइंस के लिए पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट में कुल 62 क्वेश्चन शामिल हैं। यह प्रैक्टिस सेट यूपी टीजीटी सोशल साइंस 2021 के प्रश्न पत्र की तरह है। इसके प्रश्नों की प्रकृति 2021 में पूछे गए प्रश्नों की प्रकृति पर आधारित है। इसके सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए। यह वीडियो आपकी तैयारी में और आपकी सफलता में सहायक सिद्ध होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारा चैनल यूट्यूब के उन बेस्ट चैनलों में से एक है जो केवल यूपी टीजीटी सोशल साइंस की तैयारी कराता है दोस्तों। इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित पूर्व राष्ट्रपति में से किसने भारतीय डाकघर संशोधन बिल को लंबित रखा? ऑप्शन में दिया है जाकिर हुसैन, एम राय, जैल सिंह और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है दोस्तों, जैल सिंह। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल 1982 से 1987 के मध्य में था। 1986 में संसद के द्वारा भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पारित किया गया था। इस विधेयक में कुछ उपबंध ऐसे थे जो प्रेस की स्वतंत्रता के विरुद्ध थे, इसलिए प्रेस वालों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इसे ना तो अनुमति दी और ना ही इनकार किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 356 को सुरक्षा का पाठ कहा था? ऑप्शन में दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है दोस्तों, BR अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 356 को सुरक्षा का पाठ कहा है। अनुच्छेद 356 क्या है? राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाना। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद की आश्वासन समिति उपकरण है। किसका उपकरण है? इनमें से बताना है। ऑप्शन में दिया है कार्यपालिका का नियंत्रण, न्यायिक नियंत्रण, सिविल समाज नियंत्रण और वैधानिक नियंत्रण। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है दोस्तों, वैधानिक नियंत्रण। भारतीय संसद की आश्वासन समिति वैधानिक नियंत्रण का उपकरण है। संसद की आश्वासन समिति दोनों सदनों के लिए अलग अलग होती है। यह समिति मंत्रियों के द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञानों आदि की जांच करती है और उसके आधार पर उसके बारे में प्रतिवेदन करती है। लोकसभा की आश्वासन समिति में 15 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा की आश्वासन समिति में 10 सदस्य होते हैं। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों में स्थित उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? ऑप्शन में दिया है पहला, यह मौलिक अधिकारों के पुनर्स्थापन के लिए रिट जारी कर सकता है। तो रिट जारी करता है उच्च न्यायालय, यह उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। दूसरा है, यह अपने से नीचे स्थित न्यायालयों का अधीक्षण और नियंत्रण करता है। तो उच्च न्यायालय यह भी करता है। उच्च न्यायालय अपने से नीचे के न्यायालयों का अधीक्षण और नियंत्रण करता है। फिर तीसरा है, यह 2 राज्यों के बीच नदी जल विवाद के विषय का निर्णय दे सकता है। तो यह काम सुप्रीम कोर्ट का है, हाई कोर्ट का नहीं है, तो यह नहीं होगा। फिर अगला है, यह निचले न्यायालयों से जुड़ी अपीलों की सुनवाई कर सकता है। तो ऐसा कर सकता है, यह सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर होगा, यह हाई कोर्ट से संबंधित नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संघ लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता को सुनिश्चित नहीं करता है? इसमें दिया है पहला, आयोग का अध्यक्ष और उसके सदस्य सुनिश्चित अवधि तक अपने पद पर रहते हैं। तो यह सही बात है, रहते हैं। फिर अगला है, कोई सदस्य केवल राष्ट्रपति के द्वारा ही अपने पद से हटाया जा सकता है और वह भी संविधान में दी गई विधि के अनुसार। तो यह भी सही है, ऐसा होता है। फिर अगला है, आयोग का खर्च भारत की
समेकित निधि से लिया जाता है, तो यह भी सही है। संघ लोक सेवा आयोग का खर्चा भारत की समेकित निधि से लिया जाता है। फिर अगला है, कोई सदस्य अवधि समाप्त होने पर अन्य सरकारी नौकरी में पुनर्नियुक्त होने का पात्र बना रहता है, तो यह बात गलत है। संघ लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य अगर रिटायर हो जाता है तो वह कोई सरकारी नौकरी नहीं कर सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से वाक्य सही नहीं हैं। इसमें दिया है पहला, संविधान के प्रावधानों के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक तथा व्यक्तिगत दोनों रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह है, तो यह गलत नहीं है, यह सही है, ऐसा होता है। फिर अगला है, किसी मंत्री विशेष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? सबके विरुद्ध होता है, तो यह गलत लिखा है। फिर अगला है, अविश्वास प्रस्ताव में उन कारणों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए जिन पर अविश्वास प्रस्ताव आधारित है, तो ऐसा होना चाहिए, यह बात सही है। फिर अगला है, यदि कोई अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा द्वारा पारित कर दिया जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, ऐसा नहीं होता है डायरेक्ट, यह बात गलत लिखा है। अविश्वास प्रस्ताव दोनों सदनों में पास होना चाहिए और उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना चाहिए, तो पहला और तीसरा इसका सही है, दूसरा और चौथा गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपात उद्घोषित कर सकते हैं। किसके लिए कर सकते हैं, इनमें से बताना है। ऑप्शन में दिया है पहला, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर संपूर्ण भारत के लिए, तो यह बात गलत है, क्यों उसको छोड़ देंगे, सभी को सभी के लिए होता है। फिर अगला है, संपूर्ण भारत या भारत के किसी भाग के लिए, तो यह सही है। फिर अगला है, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत के लिए, क्यों किसी को छोड़ देंगे भाई, यह गलत है। फिर अगला है, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर संपूर्ण भारत के लिए, तो यह भी गलत है, क्यों किसी को छोड़ देंगे। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा तब करता है जब वह इस बात से संतुष्ट हो गया हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें भारत अथवा उसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति अथवा प्रत्यय संकट में है, तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, अवधि समापन के नियम से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन में दिया है पहला, संसद में सभी अनिर्णीत विधेयक अपने प्रवर्तन के साथ ही रद्द हो जाते हैं। दूसरा है, मंत्रालय के अनुदान की मांग विरोधी पार्टियों द्वारा उनकी नीतियों की आलोचना के साथ रद्द हो जाती है। तीसरा है, विधानमंडल द्वारा वोट किए गए सभी विनियोग वित्तीय वर्ष के अंत में समाप्त हो जाते हैं। और चौथा है, विनियोग विधेयक को यदि राज्यसभा के द्वारा 14 दिन के अंदर समाप्त वापस ना लौटाया जाए तो वह रद्द हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है दोस्तों, विधानमंडल द्वारा वोट किए गए सभी विनियोग वित्तीय वर्ष के अंत में समाप्त हो जाते हैं, सभी विनियोग वित्तीय वर्ष में समाप्त हो जाते हैं, यही है अवधि समापन का नियम। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है। ऑप्शन में दिया है पहला, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा और भारतीय विदेश सेवा, तो इसका सही उत्तर क्या है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है दोस्तों, भारतीय विदेश सेवा। भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय वन सेवा, ये 3 अखिल भारतीय सेवा हैं, चौथा इसका नहीं है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह था। कौन था, चंपारण सत्याग्रह था, आप जानते भी होंगे। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। फिर अगला है, संसद के सदन की कुल संख्या 2/3 बहुमत से प्रस्ताव के पारित किए जाने का नियम दी गई कौन सी दशा में लागू किया जाता है।
कौन सी दशा में लागू किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति पर जब महाभियोग चलाना होता है तब। जब भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना होता है तब संसद के सदन की कुल संख्या का 2/3 बहुमत से जो प्रस्ताव पारित होता है उसी के द्वारा महाभियोग लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अंतर्गत संघ की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है? तो आप जानते भी होंगे, राष्ट्रपति में निहित होती है। भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 53 में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह तीनों सेनाओं का प्रमुख होगा। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला है, वर्ष 1932 के पूना समझौता से कौन लोग संबंधित थे? ऑप्शन में दिया है पहला महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर। तो यही इसका सही उत्तर है दोस्तों। पूना समझौता गांधी और अम्बेडकर के बीच में हुआ था 1932 में। निचली जातियों को प्रतिनिधित्व का मामला था। फिर अगला है, संसदात्मक शासन में वैधानिक संप्रभु कौन होता है? संसदात्मक शासन में वैधानिक संप्रभु, ऑप्शन में दिया है प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही उत्तर क्या है? संसद। वैधानिक मतलब जो कानून बनाता है वह, तो संसद कानून बनाता है। तो संसदात्मक शासन प्रणाली में संसद जो है वह वैधानिक संप्रभु है। फिर अगला क्वेश्चन है, किसने संप्रभुता निरपेक्ष, अविभाज्य, अपरिहार्य और सतत है इसकी वकालत की थी? ऑप्शन में दिया है थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जीन जैक्स रूसो और कार्ल मार्क्स। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है, थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स ने राज्य की स्थापना के लिए सहमति के अलावा शक्ति को भी आवश्यक माना है, इसलिए उसने संप्रभुता की आवश्यकता पर बल दिया है। हॉब्स के संप्रभुताधारी को उसके शासित या प्रजाजन ना तो हटा सकते हैं और ना ही दंड दे सकते हैं। हॉब्स के ग्रंथ लेवियाथन के अनुसार संप्रभुता निरपेक्ष, अविभाज्य, अपरिहार्य और सतत है। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक सही है? ऑप्शन में दिया है पहला, वैधानिक संप्रभुता सदा निश्चित नहीं होती है। दूसरा है, वैधानिक संप्रभुता राजनीतिक संप्रभु की इच्छा के विरुद्ध कार्य कर सकता है। तीसरा है, वैधानिक संप्रभुता अधिकारों को नहीं मानती। और चौथा है, वैधानिक संप्रभु राजनीतिक संप्रभु की इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता। तो इसका कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। वैधानिक संप्रभु राजनीतिक संप्रभु की इच्छा के बिना कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि वर्तमान राज्य लोकतांत्रिक राज्य है और सरकारें यानी कि संप्रभुता मनमानी नहीं कर सकते हैं। बाकी 3 गलत हैं, एक सही है इसका। फिर अगला है, संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत में मुख्य रूप से किसका योगदान था? ऑप्शन में दिया है आर्थर फिशर बेंटले, लॉर्ड जेम्स ब्राइस, जॉन ऑस्टिन और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है, आर्थर फिशर बेंटले। आर्थर फिशर बेंटले यानी कि बेंटले ने संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत में योगदान दिया था। यह एक अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक और दार्शनिक थे। इन्होंने राजनीतिक विज्ञान की व्यवहार पद्धति के विकास में भी योगदान दिया था। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट 1908 में प्रकाशित हुई थी, यह इनकी पुस्तक है। फिर अगला क्वेश्चन है, निरंकुश संप्रभुता में कौन विश्वास करता था? ऑप्शन में दिया है लॉक, रूसो, हॉब्स और प्लेटो। तो इसका सही उत्तर क्या है? हॉब्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। हॉब्स निरंकुश संप्रभुता में विश्वास करता है। हॉब्स के अनुसार संप्रभु को जनता की संपत्ति छीनने और जनता के प्राण लेने तक का अधिकार है, क्योंकि जनता की संपत्ति और उनके प्राण संप्रभु सत्ता के द्वारा ही सुरक्षित होते हैं। हॉब्स सभी ऐसी संस्थाओं का विरोधी था जो संप्रभु की शक्ति को सीमित करते थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में 86वें संशोधन के पश्चात कितने मौलिक कर्तव्य हो गए हैं? ऑप्शन में दिया है 9, 10, 11 और 12।
तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, 11। वर्तमान समय में 86वें संविधान संशोधन के बाद कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। भारत के संविधान में 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। 11वें मूल कर्तव्य के रूप में अभिभावकों से यह अपेक्षा की गई है कि वे अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय भेजेंगे। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला है, बहुलवादी विश्वास करते हैं इनमें से किसमें? ऑप्शन में दिया है कानूनी संप्रभुता में, राजनीतिक संप्रभुता में, नाम मात्र की संप्रभुता में या संपूर्ण संप्रभुता में। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, नाम मात्र की संप्रभुता में। बहुलवादी विचारधारा नाम मात्र की संप्रभुता में विश्वास करती है। बहुलवादी विचारकों के अनुसार राज्य समाज का ही एक समुदाय है, अतः संप्रभुता केवल इसी में निहित नहीं होनी चाहिए बल्कि अन्य समुदायों की भी सहभागिता अवश्य होनी चाहिए। समाज में अनेक मानव संगठन और सहचर राज्य में स्वतंत्र रूप से अस्तित्व रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, नाम मात्र की संप्रभुता में विश्वास करते हैं बहुलवादी। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? ऑप्शन में क्या दिया है? ऑटो गियर्क, एफ.डब्ल्यू. मेटलैंड, हेरोल्ड लास्की और लॉर्ड ब्राइस। तो इसका सही उत्तर क्या है? लॉर्ड ब्राइस नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। लॉर्ड ब्राइस दोस्तों संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक नहीं हैं। संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक कौन कौन हैं? ऑटो गियर्क, मेटलैंड, लिंडसे, लास्की, फिजिस, लियो डुग्बी, क्रैब, बार्कर और जी.डी.एच. कोल। ये लोग संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। आप इनको याद रखेंगे। फिर अगला है, कौन सा विचारक पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में संविधानवाद का जनक माना जाता है? ऑप्शन में दिया है प्लेटो, अरस्तु, एक्विनास और सिसरो। तो इसका सही उत्तर क्या है? संविधानवाद का जनक कौन है? अरस्तु। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अरस्तु मनुष्यों के शासन की तुलना में विधि के शासन को सर्वथा उत्तम मानता है। यह संविधानवाद का जनक माना जाता है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला है, सरकार के प्रस्तुत विकल्पों में से दी गई व्यवस्थाओं में से द्विसदनवाद किसका अनिवार्य विशेषता है? ऑप्शन में दिया है संसदीय व्यवस्था, अध्यक्षीय व्यवस्था, एकिक व्यवस्था या संघीय व्यवस्था। तो इसका सही उत्तर क्या है? द्विसदनवाद किसका अनिवार्य तत्व है? संघीय व्यवस्था का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, संघीय व्यवस्था। द्विसदनवाद दो सरकारें, एक केंद्र में और एक राज्य में, शक्तियों का विभाजन, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, ये सब संघीय व्यवस्था के लक्षण हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत विकल्पों में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन में दिया है पहला, संसद दिवस का पहला घंटा प्रश्नों के लिए आरक्षित होता है। क्या यह सत्य है या असत्य है? तो यह सत्य है। संसद का पहला घंटा प्रश्नों के लिए आरक्षित होता है। दूसरा है, शून्य काल यानी कि 0 आवर संसद की प्रारूपिक भारतीय नव प्रवर्तन है। तो यह भी सही है। शून्य काल यानी कि 0 आवर भारतीय संसद की देन है। फिर अगला है, नवलोक प्रशासन अमेरिकन परिघटना है। यह भी सही है। फिर अगला है, प्रशासनिक क्रियाओं पर न्यायिक नियंत्रण नैसर्गिक नियम से निकलता है। तो यह गलत है, यही असत्य है। प्रशासनिक क्रियाओं पर न्यायिक नियंत्रण नैसर्गिक नियम से नहीं बल्कि कानूनी नियम से निकलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, यही असत्य कथन है। फिर अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक सरकार के बारे में अधोलिखित कथनों पर ध्यान दें। इसमें लिखा है संवैधानिक सरकार यह है। क्या है इसमें से बताना है। पहला है सीमित सरकार का रूप। तो संवैधानिक सरकार सीमित सरकार का रूप होता है, यह सही है।
फिर अगला है वह है जहाँ सत्ता संवैधानिक है, तो यह भी सही है। जहाँ सत्ता संवैधानिक होती है वही संवैधानिक सरकार है। फिर अगला है वह है जहाँ संविधान और कानून शक्ति के प्रयोग को सीमित करते हैं। संविधान और कानून शक्ति के प्रयोग को सीमित करते हैं, तो यह भी संवैधानिक सरकार का लक्षण है। फिर अगला है जहाँ राज्य के प्रधान को बहुत कम शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, वह संवैधानिक सरकार होती है? नहीं होती है, तो यह नहीं होगा। तो पहला, दूसरा और तीसरा इसका सही है। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है दोस्तों। 1, 2 और 3 सही हैं। संवैधानिक सरकार के कौन कौन से लक्षण हैं देखिए। पहला है सीमित सरकार, दूसरा है जहां सत्ता संवैधानिक हो, तीसरा है जहां संविधान और कानून शक्ति के प्रयोग को सीमित करते हों, चौथा है कानून का शासन और पांचवा है नागरिक अधिकारों का प्रावधान। तो संवैधानिक सरकार की इन विशेषताओं को आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कथन और कारण वाला। कथन ये है कि भारत में संघवाद व्यवहारिक नहीं है। क्या ये सही है? ये सही है, भारत में संघवाद व्यवहारिक नहीं है। और कारण आर है कि भारत एक संघीय राज्य नहीं है। भारत क्यों संघीय राज्य नहीं है? भारत संघीय राज्य है, यह गलत लिखा है। कूट से मिलाना है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? केवल ए सही है और आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। भारत में संघवाद व्यवहारिक नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद पहले के पहले में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत में संघीय शासन प्रणाली का पहला प्रयोग भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। यद्यपि इससे पहले नेहरू रिपोर्ट 1928 में भी संघीय प्रावधानों को स्पष्ट रूप से समर्थन मिला था। भारत राज्यों का संघ तो है, लेकिन भारत में संघवाद व्यवहारिक नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों संघात्मक सरकार के सफल संगठन हेतु आवश्यक शर्तें क्या हैं? ऑप्शन में दिया है पहला भौगोलिक समीपता, दूसरा है सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं में समानता, तीसरा है केंद्र राज्य समन्वय और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या है? सभी इसके सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है केंद्र राज्य समन्वय। केंद्र और राज्य का समन्वय संघात्मक सरकार के सफल संगठन के लिए सबसे आवश्यक शर्त है। फिर अगला क्वेश्चन है प्रस्तुत विकल्पों में से कौन सी सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है? उत्तरदायी सरकार। ऑप्शन में दिया है कुलीन तंत्र, संसदीय, राजशाही और तानाशाही। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है संसदीय। संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है। इसको मंत्रिमंडलीय सरकार और वेस्टमिनिस्टर सरकार के नाम से भी जाना जाता है। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व गांधी के दर्शन से मिलता है? इसमें दिया है समान कार्य के लिए समान वेतन, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण, ग्राम पंचायतों को मजबूत करना और समान न्याय तथा मुक्त कानूनी सहायता। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही है ग्राम पंचायतों को मजबूत करना। भारतीय संविधान के चौथे भाग में अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जो कि गांधी दर्शन से प्रभावित है। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला है भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपयुक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? अनुच्छेद ऑप्शन में दिया है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 51A और अनुच्छेद 56। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, अनुच्छेद 51A। भारत के संविधान में 44वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा एक नया भाग 4 का तथा एक नया अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया, जिसमें 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। इनमें से 7वें मूल कर्तव्य में प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन का उल्लेख किया गया है।
तो आप इसे याद रखेंगे। प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार संविधान के अनुच्छेद 51A में किया गया है। फिर अगला है, यह कथन किसका है? यदि अति समानता से प्रजातंत्र भ्रष्ट होता है तो साथ ही अति समानता की भावना से भी वह भ्रष्ट हो जाएगा। ऑप्शन में दिया है मॉन्टेस्क्यू, अरस्तू, मैकियावली और J.S. मिल। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 20 का सही है, अरस्तू। यह कथन अरस्तू का है। फिर अगला है, सत्ता के ऊपर सत्ता की मर्यादा होनी चाहिए। इस सिद्धांत पर किसकी आस्था थी? ऑप्शन में दिया है लॉक, मॉन्टेस्क्यू, बर्क और ग्रीन। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है, मॉन्टेस्क्यू। सत्ता के ऊपर सत्ता की मर्यादा होनी चाहिए, यह कथन है मॉन्टेस्क्यू का। फिर अगला है, नागरिकता की अवधारणा में किसने गुलामों को बाहर रखा? ऑप्शन में दिया है प्लेटो, अरस्तू, हॉब्स और ऑस्टिन। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है, अरस्तू। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक स्वतंत्रता का समर्थक है? ऑप्शन में दिया है हर्बर्ट स्पेंसर, रूसो, T.H. ग्रीन और लास्की। तो इसका सही उत्तर क्या है? प्राकृतिक स्वतंत्रता का समर्थक कौन है? रूसो है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति मार्क्स और एंजल्स दोनों के द्वारा लिखी गई है? तो यह है जर्मन आइडियोलॉजी। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला है, संप्रभु की परम शक्तियों को औचित्यपूर्ण बनाने हेतु निगम की अवधारणा का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन में दिया है बोदा, हॉब्स, रूसो और हीगल। संप्रभु की परम शक्तियों को औचित्यपूर्ण बनाने के लिए निगम की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था? हॉब्स ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। संप्रभु की शक्तियों को औचित्यपूर्ण बनाने के लिए निगम की अवधारणा का प्रयोग हॉब्स ने किया था। हॉब्स की संप्रभुता का आधार क्या है? सामाजिक समझौता। इसका लेवियाथन अथवा पूर्ण प्रभुत्व संपन्न शासक पूर्णतः निरंकुश है, उसका आदेश ही कानून होता है तथा उसका प्रत्येक कार्य न्यायपूर्ण होता है। संप्रभुता निरपेक्ष, अस्थायी, अविभाज्य और अद्वितीय है। तो आप इसको याद रखेंगे। हॉब्स इसका सही उत्तर था। फिर अगला है, नीचे दिए गए लेखकों में से द लाज का लेखक कौन है? लाज किसकी पुस्तक है? प्लेटो की। द स्पिरिट ऑफ लाज मॉन्टेस्क्यू की। रिपब्लिक, द लाज और स्टेटस मैन, ये प्लेटो की 3 प्रमुख किताबें हैं। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला है, रूसो के सामाजिक समझौते के विषय में क्या सत्य है? ऑप्शन में दिया है पहला, मनुष्य प्राकृतिक स्वतंत्रता प्राप्त करता है। दूसरा है, मनुष्य धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त करता है। तीसरा है, मनुष्य नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त करता है। और चौथा है, मनुष्य नैतिक स्वतंत्रता खो देता है। तो रूसो के सामाजिक समझौते के विषय में क्या सत्य है? मनुष्य नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। फिर अगला है, हॉब्स के लेवियाथन में प्रयुक्त कॉमनवेल्थ शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन में दिया है पहला, संप्रभु। दूसरा है, प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोगों का वर्ग। तीसरा है, समाज, राज्य एवं सरकार के लिए सामूहिक नाम। और चौथा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है, संप्रभु। हॉब्स ने लेवियाथन में जो कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया है वह संप्रभु के लिए किया है। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के रचयिता प्लेटो नहीं है? इसमें दिया है रिपब्लिक, स्टेटसमैन, पॉलिटिक्स और द लाज। तो रिपब्लिक, स्टेटसमैन और लाज ये प्लेटो की है और पॉलिटिक्स अरस्तू की रचना है, यह प्लेटो की नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। फिर अगला है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन में दिया है ग्रेनविल ऑस्टिन, रजनी कोठारी, डोनाल्ड स्मिथ और मॉरिस जोन्स। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है, ग्रेनविल ऑस्टिन।
यह पुस्तक ग्रेन्यूल ऑस्टिन ने लिखा है। फिर अगला है, दिए गए तत्वों में से कौन सा तत्व भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें दिया है जाति, क्षेत्र, धर्म और राष्ट्रीय दृष्टिकोण। तो पहला, दूसरा और तीसरा निभाते हैं। जाति, क्षेत्र और धर्म, ये तीन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा। पहला, दूसरा और तीसरा आप इसको याद रखेंगे अगर नहीं जानते हैं तो। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से मॉरिस जोन्स की रचना कौन सी है। मॉरिस जोन्स की रचना पूछ रहा है। ऑप्शन में दिया है पहला, द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, यही मॉरिस जोन्स की रचना है। द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, यह मॉरिस जोन्स की रचना है। पूछ सकता है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा माओ के नेतृत्व में सर्वप्रथम जन आंदोलन था। ऑप्शन में दिया है पहला, सांस्कृतिक क्रांति, दूसरा है ग्रेट लीप फॉरवर्ड, तीसरा है सैकड़ों फूल खिलने दो और अनेक विचार संप्रदायों को शामिल होने दो, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है दोस्तों, सैकड़ों फूल खिलने दो और अनेक विचार संप्रदायों को शामिल होने दो। यह जन आंदोलन था माओ से तुंग का। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन व्यक्तिवादी विचारक गुण सापेक्ष समाजवाद का अधिवक्ता था। ऑप्शन में दिया है एडम स्मिथ, बेंथम, मिल और स्पेंसर। तो इसका सही उत्तर क्या है। गुण सापेक्ष समाजवाद का अधिवक्ता कौन था। मिल था, J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। गुण सापेक्ष समाजवाद क्या होता है। देखिए, मिल ने लोगों को विचार और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता दी और संवैधानिक शासन प्रणाली को विकसित किया। आर्थिक क्षेत्र में उसने उदारवादी मूल्यों के साथ समाजवादी मूल्यों का मणिकंचन संयोग स्थापित की और उदारवाद को एक नई दिशा प्रदान की थी। तो यह है गुण सापेक्ष समाजवाद। अधिवक्ता है J.S. मिल। फिर अगला है, उदारवाद का आदर्शवादी संशोधन किसने प्रस्तुत किया। ऑप्शन में दिया है हीगल, कांट, बोसांके और लास्की। तो इसका सही उत्तर क्या है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, कांट। कांट एक आदर्शवादी विचारक था। इसने उदारवाद का संशोधन आदर्शवादी रूप में किया है। हीगल भी आदर्शवादी विचारक था, लेकिन इसने उदारवाद में संशोधन नहीं किया है। उदारवाद का आदर्शवादी संशोधन प्रस्तुत किया था कांट ने। फिर अगला क्वेश्चन है, लेनिनवाद की खोज किसके द्वारा की गई। ऑप्शन में दिया है ट्रॉटस्की, स्टालिन, मार्क्स और माओ। तो इसका सही उत्तर क्या है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, स्टालिन। स्टालिन ने लेनिनवाद की खोज की थी। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विवेकपूर्ण चयन सिद्धांत की निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता गलत है। ऑप्शन में दिया है पहला, व्यक्ति निर्णय लेता है बिना ये सोचे कि अन्य लोग क्या कर सकते हैं। फिर अगला है, जोखिम और अवसरों का सही आकलन किया जा सकता है। तीसरा है, शक्ति धारक शक्ति का प्रयोग अपने हितों की अभिवृद्धि अपने विरोधियों के हितों को रोकने के लिए करते हैं। और चौथा है, साध्य और साधन को सही ढंग से अभिव्यक्त किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या है। विवेकपूर्ण चयन सिद्धांत। विवेकपूर्ण चयन सिद्धांत के बारे में दोस्तों पहली बात गलत है। ऑप्शन नंबर पहला ही इसका सही उत्तर होगा, बाकी ये तीनों सही हैं। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में राज्य से संबंधित त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। इसमें दिया है पहला, राज्य समाज की अधिरचना का एक घटक है। तो पहली बात इसकी मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार सही है। राज्य सामाजिक अधिरचना का एक घटक होता है मार्क्सवाद के अनुसार। फिर अगला है, सर्वहारा क्रांति के बाद राज्य का बलपूर्वक उन्मूलन कर दिया जाएगा। तो मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार यह सही है, यह गलत है। सर्वहारा क्रांति के बाद राज्य का बलपूर्वक उन्मूलन नहीं कर दिया जाएगा। फिर अगला है, राज्य समाज में विरोधपूर्ण वर्ग विभाजनों की रचना है। तो मार्क्सवाद के अनुसार यह सही है। राज्य जो है
समाज में विरोधपूर्ण विभाजन की एक रचना है। फिर अगला है अधीनस्थ वर्गों के लिए सदैव अधिनायकवादी होता है। अधीनस्थ वर्गों के लिए राज्य सदैव अधिनायकवादी होता है, तो यह भी सही है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही उत्तर है। यह कथन त्रुटिपूर्ण है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कथन ए और कारण आर दिया है। कथन ए है वैश्वीकरण ने राष्ट्र राज्य की प्रासंगिकता को दुर्बल कर दिया है, और कारण आर है कि कोई राष्ट्र राज्य अब प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि राष्ट्रवाद अब भी मूल शक्ति में चल रहा है, मूल रूप में चल रहा है। इसका पहला और दूसरा दोनों सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है। ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। फिर अगला है दोस्तों, कल्याणकारी सिद्धांत मानता है कि राज्य क्या है। इनमें से बताना है, एक माध्यम है या एक उद्देश्य है, या ना तो माध्यम ना तो उद्देश्य और एक अवयव। क्या है? कल्याणकारी सिद्धांत मानता है कि राज्य एक माध्यम है। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। राज्य की कल्याणकारी अवधारणा राज्य को सेवा का एक माध्यम मानती है और इसे इस सेवा में जुड़ी हुई कुछ क्रिया और प्रक्रिया के रूप में देखती है। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में राज्य का कौन सा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ऑप्शन में दिया है क्षेत्र, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। तो आप जानते भी होंगे, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, संप्रभुता। संप्रभुता राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। फिर अगला है कि राज्य शब्द का आधुनिक अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था किसके द्वारा। ऑप्शन में दिया है अरस्तु द्वारा, मैकियावेली द्वारा, हाफ्स द्वारा या टी.एच. ग्रीन के द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या है? आधुनिक अर्थ में राज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? मैकियावेली के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय राज्य निम्नलिखित में से किसके प्रभाव का संयुक्त उत्पाद है। तो राष्ट्रीय राज्य दोस्तों पुनर्जागरण, वाणिज्यिक क्रांति और धर्म सुधार आंदोलन का संयुक्त उत्पाद है। किसका? पुनर्जागरण, वाणिज्यिक क्रांति और धर्म सुधार आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही उत्तर है, राष्ट्रीय राज्य। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की अत्यधिक प्रशंसा करता है। राज्य की प्रशंसा कौन करता है? आदर्शवाद करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, आदर्शवाद राज्य की प्रशंसा करता है। हेगल आदर्शवादी विचारक है। उसके अनुसार राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए विचारकों में से किन लोगों ने राज्य को शक्ति के रूप में परिभाषित किया है। ऑप्शन में दिया है मैकियावेली, ग्रीन, नीत्शे और कैटलिन। फिर आगे क्वेश्चन में ये लिखा है कि निम्नलिखित कोटों में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। इनमें से कौन कौन लोग राज्य को शक्ति के रूप में परिभाषित करते हैं। तो कौन कौन लोग करते हैं? मैकियावेली करते हैं, नीत्शे और कैटलिन। ये लोग राज्य को शक्ति के रूप में परिभाषित करते हैं। तो पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन नंबर डी सही होगा इनमें से। फिर अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि, शारीरिक हिंसा का साधनों पर एकाधिकार तथा उसकी वैधानिकता है। ऑप्शन में दिया है हीगल, ग्रीन, बलंटसली और कैटलिन। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, बलंटसली। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग एक क्या है। इनमें से बताना है। ऑप्शन में दिया है पहला न्यायिक प्रक्रिया है, दूसरा है अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, तीसरा है वैधानिक प्रक्रिया है, या चौथा है अर्धवैधानिक प्रक्रिया है। तो भारत के राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वह कैसी प्रक्रिया है? वैधानिक प्रक्रिया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर
सी इसका सही उत्तर है। राष्ट्रपति पर महाभियोग वैधानिक प्रक्रिया के हिसाब से लगाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला जज कौन थी? कौन थी तो आप जानते भी होंगे, फातिमा बीबी थी। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। फातिमा बीबी सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी। फिर अगला है, भारत में बजट लागू करने वाली नोडल संस्था कौन है? ऑप्शन में दिया है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संसद, वित्त मंत्रालय और नीति आयोग। तो इसका सही उत्तर क्या है? वित्त मंत्रालय है। भारत में बजट लागू करने वाली नोडल संस्था है वित्त मंत्रालय। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समन्वय का सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन क्या है? ऑप्शन में दिया है पद सोपान, नियोजन, परामर्श और बजट। लोक प्रशासन का यह क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 20 का सही है, नियोजन। समन्वय का सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन है नियोजन। नियोजन का क्या मतलब होता है? नियुक्ति होता है, अपॉइंटमेंट। फिर अगला है अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने राज्य को एक साध्य के साधन के रूप में नहीं बल्कि स्वतः साध्य के रूप में माना है? ऑप्शन में दिया है जनतंत्रवादी, तानाशाह, उदारवादी या धार्मिक प्रमुख। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 20 का सही है, तानाशाह। तानाशाह राज्य को स्वतः साध्य के रूप में मानते हैं, ना कि साधन। विकास करना है तो राज्य का, ना कि व्यक्ति का। तो इसी क्वेश्चन के साथ दोस्तों हमारी यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगली वीडियो में हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।